हेलो गाइस, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन संस्कृति व सभ्यता। इस क्लास में राजस्थान की प्रमुख जो सभ्यता हैं जिसमें कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर, हाट तमाम प्रमुख सभ्यताओं के बारे में अपन गहराई से अध्ययन करेंगे। क्लास बहुत शानदार होने वाली है, क्लास से जुड़े रहिए और क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर जरूर करें। लीजिए अपन बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ ज़िले में खोजी गई थी और ये घग्गर नदी के किनारे खोजी गई है। कालीबंगा सभ्यता को काली रंग की चूड़ियों के नाम से भी बताया जाता है क्योंकि यहाँ काली रंग की चूड़ियाँ खुदाई में पाई गई थी। उसके बाद में जो घग्गर नदी है उस घग्गर नदी को प्राचीन तमाम नामों से पुकारा जाता है, जिसमें से जैसे सरस्वती नदी, इसमें उसको सरस्वती नदी दी। उसके बाद में उसको द्वेषवती नदी, मर्द नदी, नर्द नदी, उसके बाद में स्वतन नदी, उसके बाद उसे प्रमुख ये 5 नदियों के नाम से उसको पुकारा जाता है। मतलब घग्गर नदी को प्राचीन 5 नामों से पुकारा जाता था। उसे घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं, द्वेषवती नदी भी कहते हैं, मर्द नदी भी कहते हैं और नर्द नदी भी कहते हैं और स्वतन नदी भी कहते हैं। ये प्रमुख घग्गर नदी के प्राचीन नाम है, तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए अपन आगे हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता। राजस्थान की अगर सबसे प्राचीन सभ्यता है तो वो कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता है, ध्यान रखना है। इसे दिनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता है और इस सभ्यता को दिनहीन सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा अगर शहर है तो वो कालीबंगा सभ्यता है और जो हनुमानगढ़ ज़िले में खोजा गया था। इसके बाद यह सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां बड़ा पुरातात्विक स्थल है। बताया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां बड़ा पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो आपको बताना है कालीबंगा। कौन सी है? कालीबंगा। और कालीबंगा हनुमानगढ़ ज़िले में खोजी गई थी। उसके बाद में भारत के प्रमुख जो भारत का सबसे तीसरा बड़ा ये स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। इसमें पहला है राखीगढ़, दूसरा है धोलावीरा और तीसरा है कालीबंगा। उसके बाद में देखिए सैंधव सभ्यता की तीसरी अगर राजधानी कहा जाए तो वो कालीबंगा थी। सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी थी? तो वो थी कालीबंगा। उसके बाद प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो हड़प्पा। द्वितीय राजधानी कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो। और तीसरी राजधानी कौन सी थी सैंधव सभ्यता की? सिंधु घाटी सभ्यता की अगर तीसरी राजधानी बताया जाता है तो वो है कालीबंगा सभ्यता। उसके बाद में ये कांस्य युगीन सभ्यता की श्रेणी में आती है। कालीबंगा सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता की श्रेणी में आती है। उसके बाद 1961 में कालीबंगा के अवशेषों पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था जो कि 90 पैसे का था। प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, उसको नोट डाउन के लिए। 1961 में भारत सरकार ने कालीबंगा के जो अवशेष थे उस अवशेषों पर एक डाक टिकट जारी किया था, वो किया था मात्र 90 पैसों का। उसके बाद पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता भी हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है, मतलब है। कालीबंगा सभ्यता के साथ में पीलीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता भी हनुमानगढ़ ज़िले में है। उसके बाद राजस्थान सरकार ने 1985 से लेकर 1986 में कालीबंगा में एक संग्रहालय की स्थापना की थी। किसने की थी? तो राजस्थान सरकार ने। कब की थी? 1985 और 86 में एक कालीबंगा में एक संग्रहालय की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए इस सभ्यता के सबसे पहले अगर जानकारी देने वाला जो श्रेय जाता है तो वो इटली के निवासी थे, लुइस पी टेस्टिटोरी। अगर कालीबंगा की सर्वप्रथम अगर जानकारी देने वाला व्यक्ति था तो वो कौन था? इटली का निवासी था, उसका नाम है लुइस पी टेस्टिटोरी को कहा जाता है, जो कि 1900 ईस्वी में उसने ये जानकारी प्राप्त दी थी। उसके बाद टेस्टिटोरी को महाराजा गंगा सिंह के संरक्षण में था। जो लुइस पी टेस्टिटोरी था ये महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के शासक हुआ करते थे उनके संरक्षण में टेस्टिटोरी ने यह खोज की थी। उसके बाद खोज देखिए कब की गई? सन 1952 में बंगाली विद्वान था, उसका नाम था अमलानंद घोष। बंगाली विद्वान था, उसका नाम था अमलानंद घोष ने 1952 व 53 में अमलानंद घोष A.N. घोष ने अमलानंद घोष को A.N. घोष भी कहते हैं।
ये सभ्यता की खोज अर्थात प्रकाश में लाया गया। सबसे पहले अगर कालीबंगा को सभ्यता को प्रकाश में लाया गया तो वो किसने लाया गया था? अमलानंद घोष ने। कब लाया गया? 1952 में। उत्खनन कब किया गया? कालीबंगा में उत्खनन का कार्य अगर किया है तो बज्र निवासी लाल था, जिसे बीवी लाल कहते थे। बीवी लाल का पूरा नाम है बज्रवासी लाल। बज्रवासी लाल के नेतृत्व में हुआ था और अन्य उनके सहयोगी थे। उन सहयोगी का नाम था बीके थापर और MS व्यस्त और MD खरे। ये प्रमुख व्यक्ति थे जो उत्खनन करने में प्रमुख सहयोगी थे। किसके सहयोगी थे? जो कि अमलानंद घोष और बज्रस्वामी बीवी लाल के नेतृत्व में ये सहयोगी थे। उसके बाद में देखिए उत्खनन की अवधि है, कितने सालों तक ये खोजा गया था? तो 1961 से लेकर 1969 तक करीबन ये 8 साल कार्य उत्खनन चला। ये 2 चरणों में हुआ था, 1961 से लेकर 1967 और 1968 से लेकर 1969। 2 चरणों में खोज की गई है कालीबंगा की, आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगा की अगर खोज की गई थी तो वो 2 चरणों में की थी। पहला चरण देखिए, ये सभ्यता 5 बार विकसित हुई है और 5 बार नष्ट हुई है। कालीबंगा सभ्यता थी 5 बार विकसित हुई और 5 बार क्या हुई थी? नष्ट हुई थी। उसके 5 स्तर है। प्रश्न ये नेक्स्ट 2021 वाली रीट है, उस रीट में पूछा भी गया था कि कालीबंगा सभ्यता के स्तर कितने हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के स्तर कितने हैं? 5 स्तर की सभ्यता है। कितने स्तर की सभ्यता है? 5 स्तर की। और कितने चरणों में इसकी खोज गई? तो 2 चरणों में। आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। सबसे जो ऊपरी होता है उसको कहते हैं पश्चिमी टीला, उसके लेफ्ट साइड में होता है उसको कहते हैं पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। उसके बाद एक फोर्ट अब्बास। क्या है? फोर्ट अब्बास। ये डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। पश्चिमी टीला को दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र कहा जाता है। जो पश्चिमी टीला सबसे ऊपर का टीला है उसे दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र कहा जाता है, और जो पूर्वी टीला है उस पूर्वी टीले को नगर क्षेत्र भी कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी टीला है उसे क्या कहते हैं? दुर्ग या गढ़ी कहते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर था इसलिए उसे गढ़ी या दुर्ग भी कहते हैं। और जो पूर्वी टीला था वो नीचे था इसलिए उसे नगर क्षेत्र भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए पश्चिमी टीले से प्राप्त अवशेष हैं वो प्राक हड़प्पा काल के बताए जाते हैं। जो कि पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीले जो कि दुर्ग और गढ़ी क्षेत्र है, उससे जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उन अवशेषों को पाक हड़प्पा काल के बताए जा रहे हैं, जो कि 100 ईसा पूर्व के हैं। उसके बाद यहाँ से जुते हुए खेत के अवशेष भी मिले हैं। जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं, वो मिले हैं कालीबंगा में। उसके बाद पूर्वी टीले से प्राप्त अवशेष हड़प्पा काल के हैं। जो कि पश्चिमी टीले से मिले हैं वो प्राक हड़प्पा काल के हैं, और जो पूर्वी टीले से मिले हैं वो है हड़प्पा काल के अवशेष है। 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के हैं। यहाँ नगर नियोजित बस्ती के अवशेष भी मिले हैं। जो कि पूर्वी टीला है नीचे की ओर है, वहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो एक नगर नियोजित टीले के अवशेष या बस्ती के अवशेष मिले हैं। इससे ये माना जाता है कि जो कालीबंगा सभ्यता थी, जो पूर्वी टीला था वो पूर्वी टीला बिल्कुल व्यवस्थित एक नगर प्लानिंग के साथ में बचाया हुआ था। उसके बाद काल निर्धारण। इस सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक बताया गया है। अगर आपको पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता का काल निर्धारण बताइए तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व बताना है। उसके बाद पूर्वी टीला जनता का निवास स्थान या पूर्वी टीला था वो जनता का निवास स्थान था, जबकि जो पश्चिमी टीला था जिस पर दुर्ग बना हुआ था वो राजा का निवास स्थान था। इस बात का आपका ध्यान रखना है। जो सबसे ऊपर टीला था जो पश्चिमी टीला कहते हैं वो उसे गढ़ी या दुर्ग या गढ़ी भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ राजा रहता था। और जो नीचे वाला क्षेत्र था पूर्वी टीला, वहाँ एक नगरीय बस्ती थी, वहाँ पर जो आम जनता थी वो आम जनता निवास करती थी। अब आता है विनाश का कारण। कालीबंगा सभ्यता है उसका विनाश कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, क्या उथल पुथल हुई, क्या कोई भूकंप आया, क्या कोई ज्वालामुखी हुआ, क्या कोई नदी का मुड़ना हुआ, किन कारणों से जो कालीबंगा सभ्यता है उनका विनाश हुआ। तो देखिए संभवतः ये सभ्यता का जो लुप्त होने का मुख्य कारण है भूचाल या भूकंप आना। बहुत से विद्वानों ने बताया है कि जो कालीबंगा सभ्यता का जो विनाश हुआ है उस विनाश का एक ही कारण है, वो है या भूचाल हुई या भूकंप आने के कारण कालीबंगा सभ्यता समाप्त हो गई। मकानों में दरार पड़ गई थी जो कि भूकंप के कारण पड़ी है।
जो भी अभी साक्ष्य खोजे गए हैं उन साक्ष्य में जो मकान मिले हैं उन मकानों में दीवारों पर दरार दिखाई देती है। इसे ये माना जाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं भूकंप या भूचाल के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई है। उसके बाद विशेषता देखिए, इस सभ्यता से विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिले हुए? कालीबंगा सभ्यता मिले हुए हैं। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के में क्या है, जो कि कालीबंगा क्षेत्र में जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मिले हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है, जुते हुए खेत के साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन कौन से क्षेत्र मिले हैं? कालीबंगा के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में ये मिले हुए हैं। एक साथ 2 फसलों के उगाने भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में जुते हुए हल के साक्ष्य, उसके बाद में नगरी बस्ती के साक्ष्य, उसके बाद दुर्ग के साक्ष्य, उसके बाद 2 फसल एक साथ उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और कौन सी फसल उगाते थे? गेहूँ और जौ। उसके बाद कालीबंगा में 7 अग्निवेदिका भी प्राप्त हुई है। कौन कौन सी अग्निवेदिका देखिए, स्वास्तिक के साथ में साक्ष्य, मूर्ति के प्रमाण नहीं मिले, बलि प्रथा भी थी। माना जाता है कि ये पुरोहितों का प्रमुख स्थान था। जो 7 अग्निवेदिका जो प्राप्त हुई है वहाँ पर स्वास्तिक के साक्ष्य मिले, मूर्ति प्रमाण के साक्ष्य नहीं मिले, बलि की प्रथा भी वहाँ प्रचलित थी और माना जाता है कि पुरोहित का वहाँ जो ब्राह्मणों का प्रमुख स्थान माना जाता था। कालीबंगा से सामरिक महत्व की विकसित किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। मतलब कालीबंगा क्षेत्र में जो विकसित किलेबंदी है, दुर्ग है, उसके भी अवशेष मिले हैं। दोहरे परकोटे के अवशेष मिले, जो भी किला थी उस किले के दोहरे परकोटे के अवशेष मिले, जहाँ उस परकोटे के अंदर, इस दुर्ग के अंदर राजा निवास करता था। मकानों में उपयुक्त ईंटों का जो आकार मिला है कालीबंगा में जो ईंटों का आकार मिला है वो 4:2:1 अनुपात में मिला है। 30:15:7.5 इस प्रकार के जो ईंटों का अनुपात मिला गया है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आ सकता है कि कालीबंगा में ईंटों का अनुपात कैसा था, तो बताना है 4:2:1। इसके बाद मकान कच्ची ईंटों से निर्मित और दिनहीन सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता थी वो कैसी थी? दिनहीन सभ्यता थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मकान ग्रीक पद्धति और जाल पद्धति में बने हुए थे। कालीबंगा में जो मकान मिले हुए हैं जो जाल पद्धति और ग्रीक पद्धति में बने हुए हैं, मकानों के दरवाजे के पीछे की ओर खुलते थे। नालियाँ सड़कों के किनारे एक मिनट देखिए, नालियाँ सड़कों के किनारे बनी होती थी। जो नालियाँ है वो सड़कों के किनारे बनी हुई थी। नालियाँ पक्की ईंटों के अलावा लकड़ी से निर्मित थी। नालियाँ कैसी थी? बिल्कुल सड़क थी, वो सड़कों के किनारे बनाई हुई थी। उसके बाद नालियाँ पक्की ईंटों से के अलावा लकड़ी से भी निर्मित थी और व्यवस्थित बिल्कुल नालियों को ढका गया था। और साथ में नालियों के जो भी कचरा वगैरह इकट्ठा होता था वो इसमें चैम्बर बने हुए थे। चैम्बर के माध्यम से उनका कचरा वगैरह निकाला जाता था। बिल्कुल जो कालीबंगा सभ्यता है बिल्कुल सुव्यवस्थित सभ्यता थी, एक नगर नियोजित सभ्यता थी, पूरी प्लानिंग के साथ बनाई हुई थी, व्यवस्थित एकदम। उसके बाद में अगर कालीबंगा में जो परिवार मिलता है वो मात्र सत्तात्मक परिवार था। प्रश्न आ सकता है कि कालीबंगा में परिवार कैसा था, तो परिवार था मात्र सत्तात्मक। सबसे पहले अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम से संबोधित करके बताते थे, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो कि कैसा, वो मात्र सत्तात्मक शासन था। इसके बाद सड़कें समकोण पर काटती है। जो भी कालीबंगा में सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। 5 से 5.5 मीटर सड़कें चौड़ी थी। उसके बाद कालीबंगा से मिट्टी का बना एक वर्कशॉप भी मिला है, बैल भी मिला है, जो शल्य शिक्षा के प्रमाण, उसके बाद शल्य शिक्षा के प्राचीनतम प्रमाण भी मिला है। साथ में कालीबंगा में एक वर्कशॉप बैल भी मिला है। उसके बाद शल्य शिक्षा के प्रमाण मिले हैं, जिसमें 6 वेद व 6 छेद किया गया हुआ एक कपाल भी मिला है। जो एक मनुष्य का कपाल मिला है उसमें 6 छेद किए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं उस शल्य शिक्षा से उसका सिर फाड़ किया गया था। उसके बाद कालीबंगा के उत्खनन में शतरंज और सोसर की गोटियाँ भी मिली है। उसमें शतरंज वगैरह की गोटियाँ भी मिली है, जो कि कालीबंगा सभ्यता में खोजा गया है। कालीबंगा से एक केंद्रीय भवन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जहाँ सत्ता का प्रमुख केंद्र बताया गया है। एक केंद्रीय भवन में भी मिला है। ऐसा माना जाता है कि राजा व सत्ता का प्रमुख केंद्र था और जनता को आम बैठाकर वहाँ मीटिंग ली जाती थी। इस तरह का अवशेष भी प्राप्त हुआ है।
कालीबंगा दुर्ग से 300 मीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में एक कब्रिस्तान भी मिला है। कालीबंगा के दुर्ग से 300 मीटर की दूरी पर एक उत्तर पश्चिमी भाग में एक कब्रिस्तान मिला है, जहाँ पर 3 प्रकार के समाधान पद्धति प्रचलित थी। कौन कौन सी थी? आयताकार अथवा अंडाकार, आयताकार अथवा अंडाकार। उसके बाद में एक मिनट गाइस, आयताकार अथवा अंडाकार गर्तों को सबसे सीधा लेटा देना। उसके बाद वर्ताकार गर्तों में समाधान करना। उसके बाद आयताकार अथवा अंडाकार गर्तों में मर्दबान निक्षेप। इस प्रकार के से मतलब जो समाधान थे उनको दाह संस्कार किया जाता था। और आयताकार के रूप में अंडाकार गर्तों में सबको सीधा लेटा देना। उसके बाद वर्ताकार गर्तों में समाधान करना। उसके बाद आयताकार अथवा अंडाकार गर्तों में मर्दबान निक्षेप। उसके बाद जब किसी की मृत्यु होती थी उसके साथ में कुछ मर्दबान भी दफनाए जाते थे, ऐसा भी साक्ष्य मिले हैं। सबकी दिशा, हमेशा वो सबकी दिशा उत्तर में मुंह करते थे और दक्षिण में उनके पैर रखते थे। इस प्रकार से जो मृतक होता था उसको लेटाया जाता था। जब समाधान करते थे उनका मुंह उत्तर की ओर होता था और पैर हमेशा दक्षिण की ओर होते थे। इस प्रकार के साक्ष्य भी मिले हैं। गाइस, अपन ने पढ़ा आगे कालीबंगा सभ्यता। दूसरी सभ्यता पढ़ते हैं आर्ट सभ्यता। आर्ट सभ्यता में देखिए क्या है। आर्ट सभ्यता उदयपुर जिले में आहड़ नदी, उसके बेड़स नदी के तट पर खोजी गई थी। देखिए ये बेड़स नदी है, आर्ट सभ्यता है और बनास। उसके बाद देखिए ये उदय सागर है, झील है। उसके बाद यह आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानी जाती है। आर्ट सभ्यता है, आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानी जाती है। इसे धातुयुगीन सभ्यता भी कहते हैं और ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं। धातुयुगीन सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं। आर्ट सभ्यता का अगर प्राचीन नाम को पूछा जाए तो अगाटपुर या धूलकोट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आर्ट सभ्यता का प्राचीन नाम अगाटपुर, धूलकोट भी माना जाता है। उसके बाद में उसे धातुयुगीन सभ्यता भी कहते हैं, उसे ग्रामीण सभ्यता भी कहते हैं। ये प्रमुख उसकी सभ्यता के नाम है। उसके बाद अन्य नाम क्या है? उसे ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहते हैं, धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं, उसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, उसे आर्ट संस्कृति भी कहते हैं। बनास संस्कृति का है ये धीरज लाल ने कहा है और जो आर्ट संस्कृति का है ये सांकले महोदय ने कहा है। इस बात को ध्यान रखना है कि आर्ट सभ्यता को बनास संस्कृति का नाम किसने दिया, तो वो दिया धीरज लाल ने। और आर्ट सभ्यता को अगर आहड़ सभ्यता को आहड़ संस्कृति किसने कहा है, तो वो सांकले महोदय ने कहा है। उसके बाद गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस सभ्यता का अगर समृद्ध काल था वो 1900 लेकर 1200 ईस्वी माना जाता है। मतलब गोपीनाथ जी शर्मा ने बताया है कि जो आर्ट सभ्यता है उस आर्ट सभ्यता का अगर समृद्ध काल बताया जाए तो वो 1900 से लेकर 1200 ईस्वी तक था। उसके बाद देखिए गिलोंड व भगवानपुरा से मिले नवीनतम अवशेषों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता का विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर हुआ है। गिलोंड और भगवानपुरा से मिले साक्ष्य के आधार पर यह बताया जाता है कि अगर इस सभ्यता का जो विस्तार हुआ था वो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर हुआ है, दक्षिण पश्चिम की ओर हुआ है। उसके बाद उत्खनन, आर्ट सभ्यता की उत्खनन और खोज किसने की, तो सन 1953 में इस सभ्यता का उत्खनन अक्षय कीर्तिव्यास ने सर्वप्रथम किया था। आर्ट सभ्यता की अगर खोज की है तो आर्ट सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्तिव्यास के द्वारा की गई थी। सन 1956 में आर.सी. अग्रवाल ने यहाँ के धूलकोट टीले का उत्खनन करवाया था। 1956 में आर.सी. अग्रवाल जी महोदय ने यहाँ पर धूलकोट टीले का निर्माण करवाया था, धूलकोट टीले का उत्खनन करवाया। मतलब इसके प्रमुख सहयोगी कौन कौन से थे? अक्षय कीर्तिव्यास, आर.सी. अग्रवाल और एस.डी. साकलिया। इन प्रमुख 3 व्यक्तियों ने इस आर्ट सभ्यता की उत्खनन की खोज की। सन 1961 व 62 में भारत सरकार की तरफ से एस.डी. साकलिया के नेतृत्व में खुदाई का काम जारी रखा गया। राज्य सरकार ने इस समय यहाँ की देखरेख के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया था। राज्य सरकार ने खुदाई के काम की देखरेख के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया था। उन 2 व्यक्तियों का प्रमुख नाम है विजय कुमार और पी.सी. चक्रवर्ती। ये प्रमुख 2 व्यक्ति थे। उत्खनन कार्य की देखरेख के लिए राज्य सरकार के द्वारा उसको नियुक्त किया गया था। उसके बाद आता है आर्ट सभ्यता की विशेषता। आर्ट सभ्यता की विशेषता क्या है? यहाँ से लोहा, कांस्य व तांबे के उपकरण प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। मतलब आर्ट सभ्यता को अपन उसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में तांबे की वस्तुएं ये उपकरण प्राप्त हुए, इसलिए ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। साथ में उसमें लौह और कांस्य भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद तांबे के उपकरण में प्राप्त
तांबे की कुल्हाड़ी भी मिली है, यहाँ से तांबे गिलाने की भट्टी भी मिली है, यहाँ से तांबे की निर्मित 6 यूनानी जो मुद्राएं और 3 यूनानी मोहरें भी प्राप्त हुई है। प्रमुख 6 यूनानी मुद्राएं और 3 यूनानी मोहरें भी मिली हैं। यूनानी मुद्राओं पर अपोलो का चित्र बनाया गया है, जो कि 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, उस पर अपोलो का चित्र बनाया गया है, अंकित किया गया है। उसके बाद माना जाता है कि इस सभ्यता का व्यापारिक संबंध था वो यूनान से था। मतलब इन मोहरों से प्रतीत होता है कि ये लोग जो आहट सभ्यता के जो निवासी थे, ये लोग यूनान से अपना व्यापार का समझौता रखते थे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो यूनानी मुद्रा मिली है उस यूनानी मुद्रा पर अपोलो का चित्र बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर तांबा उद्योग परिपक्व अवस्था में था। इसे प्राचीन समय में ताम्रवती नगरी कहा जाता था। आहट सभ्यता को प्राचीन में ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ अधिक मात्रा में तांबा का उद्योग था और तांबा प्रचुर मात्रा में निकला था और यह परिपक्व था। यहाँ पर भट्टियाँ वगैरह भी मिली है। आहट सभ्यता में टेराकोटा पद्धति से एक निर्मित बैल भी मिला है। आहट सभ्यता है उसमें खोदा गया एक टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक बैल भी मिला है, जिसे बनासियल बुल भी कहते हैं। उस टेराकोटा पद्धति से जो बैल मिला है उसे बनासियल बुल भी कहते हैं। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया भी हुआ हूबहू, तो इस बात को ध्यान रखना आपको। इस सभ्यता का में मकान आयताकार होते हैं जो कच्ची ईंटों से बनते थे। उसके बाद में सामूहिक परिवार प्रणाली के साथ में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सामूहिक भोज के प्रमाण मिले हैं। एक मकान में एक से अधिक चूल्हे भी मिले हैं। उसके बाद संयुक्त परिवार की प्रथा है। ये नॉट टेक्निकल काम है। जैसे आहट सभ्यता में जो परिवार मिला है वो संयुक्त परिवार था और यहाँ पर एक ही मकान में एक से अधिक चूल्हे भी होते थे। उसके बाद में सामूहिक भोजन के प्रमाण भी मिले हैं। ये प्रमुख इसकी विशेषता। उसके बाद में देखिए ये सभ्यता का जो कुंभकार निपुण था। बर्तन लाल भूरे व काली मिट्टी के बने होते थे। यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं वो लाल भूरे व काली मिट्टी के बने होते थे। यहाँ से अनाज रखने के लिए मिट्टी के बने पात्र मिले हैं, जिन्हें कोटे या बंकोट के कहते थे, जहाँ उसमें अनाज भरा जाता था, जो मिट्टी के बने होते थे बड़े बड़े, इसमें अनाज भरते थे। इस सभ्यता के लोग कृषि व रंगाई सफाई से भी परिचित थे। यहाँ तोल के बाट व माप के भी साक्षी मिलते हैं। यहाँ बाट और माप पद्धति भी प्रचलित थी आहट सभ्यता में। उसके बाद यहाँ के लोग मर्द व्यक्तियों को कपड़े और आभूषण के साथ में गाड़ते थे। यहाँ से पशु पक्षियों के खिलौने मिले हैं जो कि मिट्टी के बने होते थे। आहट सभ्यता के मिट्टी निर्मित कर्ण आभूषण भी मिले हैं। जो कान के आभूषण थे वो मिट्टी के बने हुए, वो भी आहट सभ्यता में प्राप्त हुए। उसके बाद कर्ण आभूषण की संख्या 27 है। यहाँ पर जो कर्ण आभूषण की संख्या मिली है वो 27 है। यहाँ से पूजा की थाली व मिट्टी के दीपक भी प्राप्त हुए। साथ में जो खुदाई में पूजा की थाली भी मिली है, मिट्टी के दीपक से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के निवासी मांसाहारी थे। आहट की सभ्यता मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ के जो आहट की सभ्यता थी वो मांसाहारी निवासी थे और यहाँ की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। कैसी थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद विनाश। संभवतः आहट नदी का प्रभाव भूकंप। आहट नदी का जो विनाश हुआ था वो भूकंप और नदी के प्रवाह के कारण हुआ है। तो गाइज आज की क्लास में अपन ने प्रमुख 2 सभ्यता के बारे में पढ़ा। एक सभ्यता थी कालीबंगा और दूसरी थी आहट सभ्यता। बहुत ही अपन को विस्तार से इस क्लास को पढ़ा, समझा। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।